बीमार होते हैं और यहाँ तक कि जो है अपने बीच से चले जाते हैं, और हमारा अति नुकसान होता है, जिसके कारण हम योगाहार कार्यक्रम का जो आयोजन करते हैं, इसमें हम जैविक खेती की चर्चा करते हैं। जैविक खेती किसान उगाता है, किसान जब उगाएगा तो वो जैविक उगाएगा तो हमें जैविक उपलब्ध होगी। हम सब्जियों की चर्चा करते हैं, हमारी सब्जियां घर में बहने लगाएं, खेत में लगाएं, अपने बाड़े में लगाएं, जमीन के हमारे मकान की छत पे लगाएं। इस प्रकार की चर्चा हम इस योगाहार कार्यक्रम में करते हैं, तो इसमें जरूर जुड़े और अन्य लोगों को जोड़े। धन्यवाद। आज के हमारे चीफ गेस्ट परम आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट जी इस सदन में उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि चूंकि उनका परिचय तो सभी सदन जानता है, आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं और आपने शुरू में नवधान्या का नाम सुना है, जो ऑर्गेनिक मतलब जैविक के ऊपर, आहार के ऊपर और खेती के ऊपर विभिन्न बड़ा संस्थान है, इसमें आप नेतृत्व किया है, और आपकी चर्चा जहाँ से जहाँ भी आपने अपनी गए हैं, जहाँ आपने काम किया है, वहाँ आपने अपनी छाप छोड़ी है। हमेशा व्यक्ति आपको याद करते हैं। भारत के किसी भी राज्य में आपकी चर्चा करें, लोग करते हैं कि आदरणीय डॉक्टर भट्ट जी का स्वभाव, सरलता और विश्वास और ईमानदारी के साथ आपने अपना कर्तव्य निभाया है, निभा रहे हैं। आज पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप एक वरिष्ठ वैज्ञानिक के नाते आपसे हम आमंत्रित करते हैं कि आप आएँ और अपना मार्गदर्शन सदन को देने का कष्ट करें। डॉक्टर विनोद भट्ट जी, देहरादून, उत्तराखंड से सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद मुनियाल जी। बहन जी ने अच्छा योग कराया। मैं पूरा तो नहीं ज्वाइन कर पाया, लेकिन जितना भी हुआ मुझे काफी अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। धन्यवाद। धन्यवाद। मुनीलाल जी ने बहुत कुछ ज्यादा बोल दिया मेरे बारे में। मैं तो बहुत साधारण व्यक्ति हूँ, और सब ये आप लोगों का प्रेम है जो मुझे सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं। तो आज असल में कल जो चर्चा हम लोग कर रहे थे, उसी चर्चा को आगे बढ़ाने की बात हुई है। तो मैं उसी चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। तो कल ये चर्चा हुई थी कि जो हमारे किसान हैं, जो उत्कृष्ट किसान हैं, जो अच्छे किसान हैं, जो सक्सेसफुल किसान हैं, उनका परिचय लोगों तक पहुंचाया जाए। तो उसका प्रयास हमने काफी समय से हम कर रहे हैं पवन जी के नेतृत्व में। तो वो हम लोग कर रहे हैं। रावत जी और दिनेश इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हम तो बस खाली उसमें साक्षी मात्र हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये क्यों आवश्यकता है, क्यों आवश्यक है। ये आवश्यक इसलिए है कि जब दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में, उसका जो सक्सेस स्टोरी है, उसके बारे में जब जानता है, सुनता है, देखता है, तो उसको भी प्रेरणा मिलती है। और ये प्रेरणा जो है, प्रेरणा बहुत बड़ी चीज है। मुझे एक कोई वरिष्ठ फौजी अफसर से मेरी बात हुई थी। तो वो कहने लगे कि जब मैं छोटा था तो मैंने अपने दोस्तों के साथ शहीद भगत सिंह पिक्चर देखी। तो शहीद भगत सिंह पिक्चर देखने के बाद उनको इतना मोटिवेशन हुआ कि वो सारे के सारे लोग वो फौज में भर्ती हो गए। फौज में यानी कि एनडीए के माध्यम से सारे के सारे अफसर हो गए। तो ये होता है मोटिवेशन। ये होता है कि कोई अगर किसी की अगर सक्सेस स्टोरी देखी, तो उसको देख के, उसको सुन के व्यक्ति को भी मन में आता है कि यार क्यों ना मैं ऐसा करूं, मैं भी ऐसा हो सकता हूं क्या। तो ये एक और किसान जो है, सबसे बड़ी बात है, किसान
किसी के बोलने पे ज्यादा विश्वास नहीं रखता। मेरा जो अनुभव है अपना 25-27 साल का जो अनुभव है, तो उसमें मैंने ये देखा है कि किसान जो है अपने ऊपर विश्वास करता है। किसान सुनेगा, सबकी सुनेगा, लेकिन करेगा अपने हिसाब से। और इसी तरह से जो है इनोवेशंस होते हैं, क्योंकि जैसे किसी ने अगर एक कोई तकनीक ढूंढी और उसका प्रयोग करके उसको वो उसमें फायदा हुआ, तो दूसरा व्यक्ति जब उस तकनीक को इस्तेमाल करेगा तो वो उसमें अपना इनपुट भी डालेगा। और यही विशेषता है। इसी तरह से इनोवेशंस होते हैं। इसी तरह से जैसे हमारे जो पुराने बीज हैं, पुरानी तकनीक है, वो धीरे धीरे आगे आके और नया रूप ले लेती हैं। तो ये सब चीजें हैं, इसलिए भी ये आवश्यक है माफ कीजिए, क्योंकि जब कोई दूसरा व्यक्ति देखता है कि मेरे गांव के या फिर बगल के गांव वाला आदमी अच्छा उत्पादन ले रहा है, अच्छा उसका आमदनी हो रही है, तो वो भी निश्चित रूप से उसको करने की कोशिश करता है। तो जो रावत जी ने और दिनेश जी ने जो 12, वैसे तो ज्यादा हो गई है, लेकिन जो 12 केस स्टडीज जो करी हैं वो काफी डिटेल में करी है। तो कल ये पवन जी ये बात कर रहे थे कि अब जो हम केस स्टडीज करें उनको हम छोटा बनाएं, जिससे कि लोग जो है उसको पढ़ सके। और क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी सही कहा उन्होंने, बहुत ज्यादा बड़ी कहानी जब हम लिख लेते हैं तो वो खास करके जो एकेडमिशियन तो पढ़ लेता है, जो मतलब लेकिन किसान जो है वो वो थोड़ी सी छोटी सी स्टोरी के बाद वो जो है बोर हो जाता है। ये मेरा मेरा भी अनुभव है। तो इसलिए क्योंकि हम ये इनका जो संकलन है वो किसानों को और नए नए जो, क्योंकि इसमें जो है युवाओं को अट्रैक्ट करने की भी बात है। आज एक और बड़ी समस्या है कि किसान का बेटा या किसान अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता। तो ये सबसे बड़ा दुविधा है और ये सबसे बड़ा चैलेंज भी है कि उसको, किसान के बेटे को खेत में किस तरह रोका जाए। और अभी कोविड के बाद से थोड़ा सा ये हुआ है कि लोग नौकरी छोड़ के और वापस अपने गांव में आए हैं और अपने गांव में उन्होंने खेती का व्यवसाय दोबारा से शुरू किया है और उसको एक मिशन मोड में किया है और काफी लोग सक्सेस भी हुए हैं इसमें। तो लेकिन ये है कि उसमें ये चैलेंज ये है कि किसान क्या हम किसान के बेटे को, क्योंकि अब जो है धीरे धीरे जो व्यवसाय मतलब नौकरियां हैं, नौकरियां तो कम होनी क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। तो सरकार या कोई भी नौकरियां कहाँ से बढ़ाएगा। नौकरियों का भी एक लिमिट है, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो चाहे वो प्राइवेट नौकरी में हो। लेकिन उससे बेहतर है कि अपना काम यानी कि अपनी खेती की जाए। तो पहले ये कहावत थी कि उत्तम खेती मध्यम बान, निकृष्ट चाकरी और भीख निदान, यानी कि सबसे बेहतर जो है किसानी को ही माना जाता था। तो क्या हम एक प्रयास कर सकते हैं इन छोटी छोटी कहानियों से कि जो किसान है, किसान का बेटा है, और उसको वापस घर में ही रखा जाए। और दूसरा ये कि किसान किस दिन ये कहेगा कि कि बेटा तुम बाहर नौकरी मत करो और नौकरी से बेहतर है कि अपना व्यवसाय करो। और हमने जो ये जितनी भी ये कहानियां, जितनी भी स्टोरीज करी हैं, उसमें देखा है कि किसान ने कुछ हटके किया है, कुछ अलग किया है। और खासकर उसने
अपने ऊपर विश्वास किया है। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जब तक व्यक्ति अपने ऊपर विश्वास न करे तब तक वो आगे बढ़ नहीं सकता, क्योंकि अगर हम जैविक खेती कर रहे हैं या हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, तो अगर हमको अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो हम फिर उसको हम आगे अनमने से करेंगे, और जब अनमने से करेंगे तो फिर उसमें हमको सफलता नहीं मिल सकती। तो इसमें सफलता के लिए प्रयास बहुत जरूरी है, और प्रयास जो जिन लोगों ने भी प्रयास किए हैं, तो क्योंकि उनकी कहानी जब लोगों तक पहुंचेगी तो वो उनको एक प्रेरणा मिलेगी, और वो दोबारा से वो चक्र चलाने की आवश्यकता नहीं है। जो उन्होंने अनुभव किए हैं, जो उनको जहाँ पे उनको सफलता मिली है, जहाँ पे वो विफल हुए हैं किसी किसी, तो वो जो है नए किसानों के लिए या नए व्यक्तियों के लिए वो एक प्रेरणा का रूप हो सकते हैं। तो इसमें अगर हम जैसे मैं बल्कि कल हमारी बात हो रही थी पवन जी से, तो ये बात हो रही थी कि लोग भी जो है, जो और लोग भी और जो टीम में हैं, जैसे बाकी जो हमारे साथ जुड़ते हैं रोज, वो लोग भी जो है इसके लिए अपना कोशिश कर सकते हैं, और या फिर नाम सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन। कल हमारे हिमाचल के भाई जी से बात हुई थी, जो कल के मुख्य अतिथि थे, तो बड़ा अच्छा लगा उनसे बात करके। और आज हो सकता है कि हम और किसी और दूसरे व्यक्ति से किसान से, सक्सेसफुल किसान से बात करें। तो जब आप किसी सक्सेसफुल किसान से बात करते हैं तो वो कहीं अटकता नहीं है। वो जो जब बात करता है तो धारा प्रवाह बात करता है। तो आपको पता लग जाता है कि या ये व्यक्ति सच्चा है या ये व्यक्ति बनावटी है। क्योंकि आजकल एक और भी बात है कि जब तक आपने विजिट नहीं किया, तब तक आप पता कैसे करेंगे कि ये व्यक्ति का जो जो कह रहा है ये व्यक्ति वो सच कह रहा है। तो उसमें सबसे उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो मैंने कहा कि अगर वो धारा प्रवाह बोल रहा है, और अब उसको जो है एक तरह से खुशी, आंतरिक खुशी, और वो आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, वो आप महसूस कर सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है जो कह रहा है वो सच कह रहा है। तो इस तरह से हम अ, लोगों से बात कर सकते हैं, और हम आने वाले कुछ दिनों में इसी तरह से लोगों से हम बात करेंगे। तो उसमें हमको करना क्या है, मैं अब थोड़ा सा ये बताता हूँ कि जो व्यक्ति अगर वॉलंटियर करना चाहे, और जो करना चाहे कि नहीं मैं भी स्टोरी लिखूंगा, या उसको फिर बेहतर किया उसको मतलब उसको ठीक किया जा सकता है कि यानी कि रोचक बनाया जा सकता है। उसमें बदलाव तो नहीं, लेकिन उसको रोचक बनाया जा सकता है, तो जिससे कि लोगों को पढ़ने में उसको समझ जल्दी आ जाए। तो उसके लिए कुछ चीजें हैं जो जिनकी मुझे लगता है कि जिसको हमने ध्यान दिया था, और जिस पे हमने कोशिश किया था कि किस तरह से लोगों तक पहुंचाने के लिए ये रोचक बनाया जाए। तो इसमें एक तो सबसे पहले कि किसान के बारे में, उनका नाम, उनका गांव, उनका जनपद, उनका स्टेट, और उनके पास कितनी जमीन है, उसमें इरिगेटेड कितनी है, नॉन इरिगेटेड कितनी है, यानी कि सिंचाई वाली कितनी है, असिंचित कितनी है, जानवर हैं तो कौन कौन से जानवर हैं, मिट्टी का प्रकार मतलब कि काली मिट्टी है या लाल मिट्टी है या दोमट मिट्टी है, ये तो किसान आसानी से पहचान सकता है। तो और दूसरा ये है कि वो उनका जो खेती खेती में क्या क्या फसल लगा रहे हैं, यानी कि उनका जो जमीन है उसका उपयोग किस तरह से कर रहे हैं, वो
क्रॉपिंग पैटर्न क्या है उनका, क्या क्या लगाते हैं, कब क्या लगाते हैं, क्या वो एक फसल लगाते हैं या बहुफसली या मिश्रित खेती करते हैं, उस तरह से, या फिर कोई क्रॉपिंग पैटर्न फॉलो करते हैं, या जैसे वो दलहनी फसल लगाते हैं, या दलहनी फसल भी लगाते हैं, या ग्रीन मैन्योरिंग भी करते हैं। तो इस तरह से उसके बाद दूसरा चीज आता है कि बीज, वो बीज कहाँ से लाते हैं, बीज कहाँ रखते हैं, बीज कैसे रखते हैं, बहुत। और ये एक एक लाइन, दो दो लाइन में, एक एक लाइन से ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। जैसे बीज है तो अपना है, तो बीज अपना है कब, और ये इसको बीज का क्या तकनीक अपनाते हैं, क्या शोधन करते हैं, या फिर उसको 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 जो किस तरह से उसका मैनेजमेंट करते हैं, उस तो वो उस एक वो है बीज। फिर बीज के बाद आता है मिट्टी। तो मिट्टी का स्वास्थ्य, क्यों मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो पौधा अच्छा होगा, पौधा अच्छा होगा तो उस पे उत्पादन उसका अच्छा होगा। और अगर और जो स्वस्थ अनाज खाएगा वो व्यक्ति भी स्वस्थ रहेगा। तो ये मिट्टी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बीज अगर स्वस्थ है तो तो मिट्टी भी स्वस्थ होनी चाहिए। तो ये, और वो कौन सी तकनीक, एक विशेष तकनीक, जैसे अगर वो सामान्य तकनीक जो सामान्य हो चुकी है, वह बहुत कॉमन हो चुकी है, कि जीवामृत, घनामृत वगैरह, या फिर उनकी कोई अपनी अलग से तकनीक है। अगर अलग से तकनीक है तो उसका थोड़ा सा उसका प्रिपरेशन के बारे में लिखने की आवश्यकता है, वरना वो भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अब, और इसके बाद फिर जो है कीट और जो बीमारी है, कीट और बीमारी का नियंत्रण कैसे करते हैं, तो ये किस तरह से इसका, वो किसान जो है किस तरह से इस, कौन सी तकनीक है, कौन सा तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है, मतलब तो वो तकनीक, क्योंकि अब कई सारी तो बहुत सामान्य हो चुकी हैं, तो जो भी तकनीक अगर विशेष तकनीक है तो उसके बारे में थोड़ा सा उल्लेख करने की आवश्यकता है। वैसे और उससे ज्यादा उसकी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद है कि उसका इनकम और एक्सपेंडिचर, खर्चा और आमदनी। खर्चा और आमदनी अगर इसमें कंपेयर कर पाए कि जब वो, अगर वो रासायनिक करते थे पहले, तो उस टाइम में और अब में कितना अंतर है, और कितने साल लगे उनको बेहतर बनने में, बेहतर अपनी खेती को बेहतर करने में, और अपनी इनकम को बेहतर करने में। और उसके बाद आता है मेन की, वो अपने मार्केटिंग कैसे करते हैं। क्योंकि हमने देखा, जितने भी केस स्टडीज हमने करी, उसमें मार्केटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट था। बिना, अगर मार्केटिंग अगर नहीं कर पाते तो वो किसान चाहे कितना ही अच्छा उत्पादन कर रहा है तो उसको उसका फायदा नहीं मिल सकता। तो लेकिन हमने ये देखा कि जितने भी किसानों को हमने बात की, उन सब ने मार्केटिंग में अलग से काम किया, मार्केटिंग की। और क्योंकि उत्पादन, उनका उत्पाद अच्छा था, और मार्केटिंग उन्होंने की, तो मार्केटिंग करने के बाद जिसने भी लिया वो फिर दोबारा, फिर उनको फिर मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, लोग अपने आप उनके पास आ जाते हैं। जैसे कि कल हमारी बात हो रही थी, कल के मुख्य अतिथि जी से, तो उनका भी यही कहना था कि हमारे पास मेरे पास जो है, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, मैंने फेसबुक में डाला, तो मेरे को जो है ऑर्डर आ जाते थे। तो कोविड के दौरान भी उन्होंने जो है, जो उनको समय मिलता था 2 घंटे का, उन 2 घंटे में जो है लोगों के यहाँ डिलीवरी कर देते थे। तो तो ये है कि ये मेन बात ये है कि अगर ठान लें आप, तो फिर आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं।
तो मार्केटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसमें आपको पहले कितना आपकी इनकम थी और अब कितना इनकम है, और उसमें आपने क्या क्या तरीके अपनाए हैं, और ये सारी चीजें जो है केवल 2-3 एक पेज में आ जाएंगी। और इसमें क्योंकि अ, लिखने का तरीका है कि हम उसको शॉर्ट जितना छोटा करें और जितना समझ में आ जाए उससे उस हिसाब से हम उसको करें। और उसके बाद फिर एक चीज जो है वो है कि आपको किसने मोटिवेट किया, आपको किसने गाइडेंस किया, आप और कैसे आप मोटिवेट हुए, यानी कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिली। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम क्योंकि कोई ना कोई बात होती है जिस जिस कारण जो है हमको प्रेरणा मिलती है। तो वो प्रेरणा वो प्रेरणा जिससे मिली है उससे क्या पता कि दूसरा व्यक्ति भी प्रेरित हो जाए कि अब कोई किसी को प्रेरणा मिली कि उनके परिवार में तबीयत खराब रहने लगी, तो उनको लगा कि ये जो जहरीला अनाज है, हम जहरीला अनाज खा रहे हैं, इसलिए हम जैविक अपनाएं। किसी को लगा कि ये टेस्ट, जैसे मैं एक बार एक वो सुनाता हूँ। तो मैं देहरादून में किसी किसान के साथ बात कर रहा था। तो मैंने उनसे पूछा कि अ, तो आपका जो है भोजन में स्वाद कैसा है। तो वो कहने लगे कि स्वाद जो है पहले से बहुत बेहतर है, और जो हम बचपन में कभी खाते थे उस तरह का स्वाद हमें वापस मिल गया। तो उसी तरह से एक किसान से जब बात हो रही थी तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं पहले 6 रोटी खाता था, अब 4 रोटी खाता हूँ। तो मुझे थोड़ा अटपटा लगा। मैंने कहा कि भाई 6 खाते थे तो अगर स्वादिष्ट है तो 8 खाना चाहिए। तो फिर मुझे ये लगा कि फिर बाद में मैंने उस पे थोड़ा सोचा, मनन किया। तो मनन करने के बाद मुझे ये लगा कि उसमें क्योंकि पौष्टिक तत्व ज्यादा है, इसलिए वो हम कम खाने से हमारा पेट भर जाता है। ऐसा नहीं है कि वो जैसे आप अगर सब्जी खाएं, अगर आप कोई सामान्य सब्जी खाएं तो वो उसको आप ज्यादा खा सकते हैं। जबकि अगर आप पनीर की सब्जी खाएं तो वो आप उसको ज्यादा नहीं खा सकते, क्योंकि आपका शरीर बता देता है, आपका शरीर इंडिकेट कर देता है कि अब आपका जो न्यूट्रिशन है जो आपको चाहिए वो हो गया, पूरा हो गया। वो अलग बात है कि आप उसके बाद भी खाते रहें, वो एक अलग इशू है। लेकिन आपको एक इंडिकेशन मिल जाता है शरीर की तरफ से कि बस हो गया। तो मुझे अभी आज मुझे इतना ही बात करनी थी। और अब मैं रावत जी से अनुरोध करूंगा कि वो जो केस स्टडीज आपने जो बनाई हैं उनके बारे में दो दो मैं उन व्यक्तियों के नाम आप बता दें, और थोड़ा सा उसमें जो विशेष विशेष जो है उसके उसके बारे में सदन को बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय देने के लिए, और मैं भी यहाँ पे प्रस्तुत हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय भट्ट साहब। मैं आदरणीय रघुवीर सिंह रावत जी को आमंत्रित करता हूँ, जो आए अपना। वो नेटवर्क प्रॉब्लम सी लग रही है आपकी, थोड़ा सा आप इधर उधर होने का कष्ट करें। जी नमस्कार, मैं सदन को मेरा प्रणाम।
और जैसे कि आदरणीय भट्ट जी ने कहा है, हमने 12 फाइनल की है, वैसे और भी की थी, लेकिन लगाने की उनको भी शामिल किया जाए। तो मैं उनका नाम पढ़ लेता हूँ, थोड़ा थोड़ा मैं डिटेल बता रहा हूँ क्योंकि सबके पता है इनका। जी, आ रही है आवाज़? आ रही है, थोड़ा सा आवाज़ आ और रही सब। है? जी आ रही है। रावत जी थोड़ा हेलो, सा जगह जगह अब परिवर्तन आ और रही है कर दें। आवाज़? जी हेलो, जी आ आ रही रही है है, सर, आ रही हेलो, आपकी आवाज आ रही। जी मेरी आवाज़ आ रही? जी सर, आपको नहीं आ रही है शायद तो हम लोग। जी जी आ रही जी, है ना? ये रावत सर आ रही है। जी 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 तो जी जो आ हमने रही रावत सर। 12 फाइनल किए हैं, तो हमने असल में आपकी इनसे आवाज आ बहुत रही डिटेल में बात की थी तब, और जैसे कि अभी लगा कि इसको शॉर्ट करना चाहिए, बहुत ही डिटेल में बात की थी, एक एक फसल में कितना उत्पादन होता है, कितना फायदा होता है, कितना भाव, और ये सब फिर कैलकुलेशन किया था कि कितना आय होगी, हमने खुद कैलकुलेशन किया था कि अगर इतना उत्पादन हो रहा है तो इतनी आय होगी, इस रेट पे बिक रहा है। तो ये सब अब लग रहा है जैसे भट्ट जी ने कहा है, इतनी ज़रूरत नहीं है। हम जो उसका उत्पादन है उसको एक सम अप में, एक मोटा-मोटा कि भई आपका कितना फ़ायदा होता है, टोटल इनकम सालाना कितनी है। तो इस पे हम अब सोच रहे हैं कि इस तरह का करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन में कुछ चीज़ें गलत भी हो जाती है। हम किसान थोड़ा बढ़-चढ़ के भी बताते हैं। तो अ, जो किसान हमने किए हैं, वो है श्रीमती सविता जी एलन। ये अ, शायद शुरू में सबसे पहले जब हमने शुरू किया था इस तरह का, तो वो पहले किसान थे जिनका हमने किया था, श्रीमती सविता जी एलन। ये कानापुर, वर्धा, महाराष्ट्र से है। उनका लगभग 9 एकड़ ज़मीन है, और ये 2008 से इन्होंने शुरू किया था। जैविक खेती, ये नागपुर वर्धा मार्ग पे इनकी ज़मीन है। और फिर ये महिला है, इन्होंने वहीं पे सब्जी की दुकान खोली है, और ज़्यादातर सब्जियाँ ये उगाती हैं। मौसमी सब्जियाँ, पपीता, तूर, सोयाबीन, गेहूँ, गन्ना आदि। गन्ने की भी ये रस निकालते हैं वहाँ पे, और ये काफ़ी पॉपुलर है उस एरिया में। लोग आके उस दुकान से ये अपनी 2 बजे खोलते हैं और 4-5 बजे बंद करते हैं, और उतने में इनको अ, अब इनका सारा सब्जी बिक जाती है। और ये गन्ने का जूस, गन्ने के टाइम, और इसी तरह से पपीता ये मुख्य इनकी आय का साधन है। और इनका लड़के ने एग्रीकल्चर से किया, लड़की ने भी बीटेक किया है। तो मतलब इन्होंने काफ़ी प्रगति की, कहने का मतलब ये है। और लगभग ये 3-4-5 लाख रुपए सालाना का आराम से कमा लेती हैं खेती से। और जो हमने अ, तकनीकी जिन चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, तो वो कॉमन ही है। वर्मी कंपोस्ट, जीवामृत, नाटिव कंपोस्ट भी ये बनाती है, संजीवक जल, इस तरह का इन्होंने। तो सविता जी ये लेन है, एक ये उनका हमने किया था। और दूसरा मनोज पटेल, हरदा, सोनतलाई, हरदा जिला, मध्य प्रदेश। ये इनका ये बड़े किसान हैं, ये आए थे। सभी मुख्य अतिथि आ चुके हैं, रूप में आ चुके हैं। 80 एकड़ इनकी ज़मीन है। काफ़ी संघर्ष किया इन्होंने। 70 उस समय से, अब तो ज़्यादा हो गई, क्योंकि 70 इनके गोवंश हैं इनके पास, और काफ़ी बड़ी गौशाला है। और ये एक तरह से सेवा के रूप में से, कोई दूध-वूध नहीं बेचते हैं। और ये पूर्णतः जो है गौ सेवा पे इनका ध्यान है। और ये क्योंकि ज़मीन काफ़ी है, तो काफ़ी बड़े किसान हैं, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, 2-3 ट्रैक्टर हैं, 2-3 टाइप ट्यूबवेल है। तो तुअर, गेहूँ, चना, सरसों, ज्वार, मक्का, केला, अमरूद, और बहुत सारे फल के इन्होंने पेड़ अपने यहाँ पे लगाए हैं। यहाँ पे ट्रेनिंग भी होती रहती है। काफ़ी पॉपुलर है क्षेत्र में, ये अपने चीज़ों को
मार्केट काफी अच्छे दामों पे बेचते हैं और लगभग इनका 30,000 के आसपास प्रति एकड़ आय है। और ये बहुत सारी तकनीकी का उपयोग करते हैं, बायोडायनेमिक खाद, जीवामृत, घन जीवामृत, बायोगैस स्लरी, ये सभी चीज का उपयोग करते हैं। तो इनका हमने किया था। और तीसरे हमने किया था हेमंत दुबे जी का, जो गाँव जमनी इटारसी मध्य प्रदेश से। तो ये भी इनकी जैविक खेती तो ये 20 एकड़ में कर रहे हैं, जिसमें मुख्यतः आम का बाग है। और ये बेसिकली एक व्यापारी हैं और इनका पेट्रोल पंप है। और इनके पास गोवंश भी है 10-12। और ये गेहूं, मसूर, चना, बासमती धान, मूंग, सरसों और चिक्स लगभग, और ये आम, नींबू इत्यादि इनका है। लेकिन ये आधा जो से ज्यादा मतलब लगभग 40-50 एकड़ इनकी, 70-80 एकड़ जमीन है इनकी। तो 40 एकड़ के करीब ये केमिकल तो नहीं कह सकते, इन्होंने कहा है कि मैं बहुत थोड़ा डालता हूँ। उसको हमने नहीं लिया है, जितना ये 20 एकड़ में करते हैं तो उतना का हमने निकाला था। तो इनका भी लगभग 20-25 हजार रुपये पर एकड़ उत्पादन निकला साल का। इसके अलावा हमने किया था मान सिंह गुर्जर जी का, तो आप सभी जानते हैं, कई दफे आप उस एनसीओ के उसमें भी आए थे। और आपका जो महत्वपूर्ण जो काम है वो है बीज संरक्षण। 150-200 वैरायटी का बीज आप संरक्षण कर रहे हैं और उसको एक साइंटिफिक तरीके से इम्प्रूवमेंट भी करते हैं। पॉलिनेशन के बारे में, हैंड पॉलिनेशन के बारे में आपको बहुत अच्छी जानकारी है। आपने कई वैरायटी भी बनाई है नई, 7 फीटरों की, 4 फीट तुरई, या कई वैरायटी पपीता की, बैंगन की, काला टमाटर, ये सब इनकी उपलब्धियां हैं। और इनके पास लगभग 17.5 एकड़ जमीन है। और ये गोवंश भी इनके पास 6 है। और ये गन्ना, धान, तुअर, चना, मक्का, मंडुआ, कंगनी, पुराड़ी, इसमें झंगोरा, गेहूं, चना, सरसों और सब्जियों का उत्पादन करते हैं। और ज्यादातर ये ऑनलाइन बेचते हैं और लोकल रूप में बेचते हैं अच्छे दामों पे। इनकी भी 50-60 हजार पर एकड़ है इनकम। इनका अपना वही जीवामृत और घन जीवामृत इत्यादि का प्रयोग करते हैं। इनका दूध, हल्दी का घोल और 10 पड़ने का भी प्रयोग करते हैं पेस्टिसाइड, पेस्ट कंट्रोल के लिए। और सबसे मेन चीज जो ये करते हैं, ये घन जीवामृत का प्रयोग करते हैं। तो इनका बहुत डिटेल में हमने किया था कि कितना डालते हैं, क्या डालते हैं। ये इसके बाद हमने किया था सागर रावले जी, जो वासिम गांव, जिला वासिम, विदर्भ, महाराष्ट्र के। तो इनकी 20 एकड़ लगभग खेती है और 2017 से इन्होंने शुरू किया था। तुअर, सोयाबीन, हल्दी, चना, गेहूं और एक चिया बीज भी उगा रहे थे पिछले साल। हमने पूछा भी था इनका उत्पादन कितना हुआ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे थे। तो ये इनसे लगातार संपर्क रहता है, दिन दिन कोशिश करते हैं। और ये अच्छा इनका उत्पादन हुआ था चिया का, 4-4.5 क्विंटल पर एकड़। तो ये इनका लगभग इनका भी अच्छा उत्पादन हमें 50 से 70-80 अच्छा उत्पादन इन्होंने बताया था कि 70-80 हजार अब मैं पर एकड़ से कमा लेता हूँ। और ये जो है सब महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कोई बहुत अच्छा उत्पादन तो कर रहे थे, इनका प्रोडक्शन बहुत अच्छा था, लेकिन ये बहुत अच्छे मतलब हाई दामों पे नहीं बेच रहे थे। ज्यादातर कह रहे थे कि हम मंडी में बेचते हैं। और अब मार्केट बना रहे हैं। तो एक ग्रुप इन्होंने बनाया था और ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग में जा रहे थे। ये भी
ये ज्यादातर इन्होंने बहुत ज्यादा बोला कि हम वेस्ट डिकम्पोजर को ही ज्यादा महत्व देते हैं, और पत्थर का अर्क, तांबा शोधित मट्ठा, तरल खाद का ज्यादातर उपयोग कर रहे हैं। और इसके बाद रूप सिंह राजपूत, उन्होंने होशंगाबाद से, और ये लगभग 5 एकड़ इनकी है, और ये 5 एकड़ से ये ठीक ठाक पैसा कमा लेते हैं। ये बहुत सारी चीजें उगाते हैं। ज्यादातर इनका मेन इनकम सोर्स जो है सब्जी है। ये सभी मौसमी सब्जियां उगाते हैं, और इसके अलावा बंसी, गेहूं, बासमती धान इनका मुख्य फसल है, और ये अच्छा खासा कमा लेते हैं उससे, और लगभग लगभग ये 4-5 लाख रुपए सालाना आराम से कमा लेते हैं। इनकी मुख्यतः जीवामृत और वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग करते हैं। इसके बाद है विजय विश्वकर्मा। तो ये रिटायर्ड होने के बाद, टीचर थे, रिटायर होने के बाद इन्होंने सोचा कि मुझे अच्छा खाना चाहिए। इन्होंने पढ़ा होगा, और इस अध्याय से इन्होंने ये निश्चित किया कि 2.5 एकड़ जमीन थी रिटायर होने के बाद, और उसमें जैविक खेती शुरू की। फिर बगल में कुछ 7-8-9 एकड़ जमीन और ली लीज पे, जो इनके भाई की थी, और इसमें ये अभी जैविक खेती कर रहे हैं, और ये काफी इनोवेटिव किसान है। और तूर, सोयाबीन, चावल, चना, हल्दी इनका मेन प्रोडक्ट है। और ये हल्दी जो है ये हल्दी काफी मात्रा में उगाते हैं, और इनका अमेजन पे रजिस्ट्रेशन है। ये अमेजन के थ्रू हल्दी बेचते हैं, और इन्होंने बताया कि हम तो देहरादून भी हल्दी भेजते हैं, अमेजन से इनको ऑर्डर आता रहता है, और ये अपने उत्पादन का 40%, कह रहे थे 40 से 50% हल्दी मेरा अमेजन के थ्रू बिकता है। और ये काफी इन्होंने अपने जो 2.5 एकड़ है उसमें बगीचा लगा रखा है। तो इनका जो फल है, जैसे इन्होंने तीसरे साल में फल बेचना भी शुरू कर दिया था, जिसमें आ, मुख्यतः आ, ये अमरूद ये बेच रहे थे। तो इनका वहीं फार्म से ही बिक जाता है, तो इन्हें ये इनका भी काफी अच्छी इनकम है। इन्होंने गाय भी रखी हुई है, 8-10 हो गए, और आदमी भी रखे हुए हैं वहाँ पे। तो इनकी दिनचर्या है कि डेली ये थोड़ा दूर रहते हैं खेत से, तो वहाँ से डेली इनका आके खेत में, और सुबह से शाम तक वहीं रहते हैं और काम करते रहते हैं। ये सभी चीजें जो आजकल प्रचलित है उसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा ये पंचगव्य का भी ये इन्होंने सभी चीजों को परीक्षण किया। पंचगव्य, फिर वर्मी कंपोस्ट, अभी ये वर्मी वास बना रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट भी बेच रहे हैं, वर्मी वास भी बना रहे हैं, ब्रांड भी बनाया उसका। कहते हम पुणे में इसको काफी लोग ले रहे हैं। का लड़का पुणे में रहता है, तो ये वहाँ पे वर्मी वास को जो है ब्रांड बना के, और इसी तरह से वर्मी कंपोस्ट के पैकेट बना के, तो इनका उससे भी अच्छी खासी इनकम इनको लग रहा, कह रहे थे कि 36 2-2.5-3 लाख रुपए में सालाना इससे अ, आराम से कमा लूंगा इस साल। अ, इसके अलावा श्री गजानन तुलसीराम बाजट जी, ये विधानसा वासिम महाराष्ट्र से, इनका 9 एकड़ जमीन है। तो इनको मुख्य उपलब्धि है कि इन्होंने जो है एक एफपीओ बनाया है, जो करीब 250-300 फार्मर उसमें है। और ये महाराष्ट्र सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट से जो प्रायोजित एफपीओ है, उनमें इनको लगभग लगभग 1.5 करोड़ इसमें मिला है उस एफपीओ को चलाने के लिए। वहाँ पे एक योजना चल रही है। इसी के तहत ये एफपीओ को के डायरेक्टर भी है, मुख्य जो कार्यकारी है। और ये भले ही इनका मार्केटिंग में बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं है, लेकिन ये अभी सामूहिक खेती, मतलब ये बिल्कुल जो 200-250 किसान है, सब डिसाइड करते हैं कि इस समय कौन सी फसल उगाई जाए, फिर आगे कैसे मार्केट किया जाए। सब में काम कर रहे हैं।
तुअर सोयाबीन उसको आवाज ठीक नहीं आ रही जी। शायद वहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम रावत सर आवाज गई। उन्होंने काफी मात्रा में मार्केटिंग की भी योजना बनी जी। तो इसके अलावा एक हमने किया था, पवन मिश्रा जी जो आए थे मुख्य अतिथि रूप में, ये भी गांव लाडो वाशिम महाराष्ट्र से हैं। ये मुख्यतः जो मुझे लगा एक सोयाबीन और तुअर उगाते हैं और तिल इत्यादि, और मुख्य इनका जो आय का साधन है वह फूल। तो ये डेली फूल इनका जाता है, वहाँ पे एक मंदिर है, 2-3 मंदिर है, वहाँ पे डेली इनका फूलों का बिजनेस है। ये डेली फूल वहाँ पे जाते हैं, तो इससे ये लगभग 35 से 40 हजार रुपये पर एकड़ जो है अपना प्रॉफिट कमा लेते हैं। इसके अलावा दीपक भीमराव घुगे जो उस समय चला था कि उस समय क्या अभी भी इसमें काफी लोगों ने प्रशिक्षण भी लिया है। जो फार्म जो लैब की बात हो रही थी, तो इन्होंने लैब बना रखी है और इनके पास 15 एकड़ लगभग जमीन है। और ये जो है सोयाबीन, तुअर, अदरक, गेहूं, चना, प्याज और अनार इनका मुख्य फसल है। इस समय अनार से काफी कमाते हैं। इन्होंने काफी 3-4 एकड़ में अनार लगा रखा है और ये सभी फार्म लैब से भी इनको अब इनकम होने लगी है। उन्होंने इसको एक इनकम का जरिया भी बनाया है और ये लोगों को वहाँ पे बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड बना के दे रहे हैं। ये ज्यादातर बहुत अच्छा इनका मार्केटिंग का तो नहीं है, ये मंडी में ज्यादातर बेचते हैं और इनका भी पर एकड़ आय लगभग 60-70 हजार रुपये है और अच्छा ये कमा लेते हैं किसानी से। इसके अलावा अनिल चोमोला ये मुख्य अतिथि में नहीं आ पाए क्योंकि ये थोड़ा सा वहाँ पर रिमोट एरिया में रहते हैं, वहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम है। ये हम गए थे वहाँ और इनका हमने डॉक्यूमेंट किया था। ये एकमात्र जो हमें लगा सेब के किसान है, सेब उगाते हैं और पूर्णतः जैविक रूप से उगा रहे हैं और खेत में वहाँ उस एरिया में लगभग टॉप में है ये प्रोडक्शन में और इनके खेत में कोई बीमारी भी नहीं है। तो क्योंकि सेब में बहुत तरह की बीमारी आती है और जम के इसमें पेस्टिसाइड का प्रयोग होता है, तो ये एक बहुत बड़े उदाहरण है उस क्षेत्र में और लोग अब इनको फॉलो भी कर रहे हैं। तो ये ज़्यादातर जीवामृत, पत्थर का अर्क या वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग करते हैं और इन्होंने अभी शुरू किया था। जब हम गए थे तो इन्होंने 1-2 स्प्रे वो मिट्टी के किए थे जो अ, अ, जिंतल रेड्डी जी का जो मेथड है उसको अपनाया था और इन्होंने पाया कि वो जो है इनका जो लीव्स में वो लग जाता था, लाइट लग जाता था उससे, और लीफ जो बरसात में जो आता है पेस्ट लीव्स को डैमेज करता है, तो उस पे बहुत ही उपयोगी है और फल भी इनको बहुत अच्छे उस तकनीकी से मिले हैं और इनका उत्पादन तो बहुत अच्छा है। खैर ये पर एकड़ लगभग 2-2.5 लाख रुपए का उत्पादन है क्योंकि सेब में काफी प्रॉफिटेबिलिटी। इसके अलावा हमने विक्की यादव जी का किया था, उनसे भी बात की, उनका भी डिटेल लिया है और एक 1-2 किसानों का और किया था लेकिन उनको हमने जोड़ा नहीं, ये बाद में किए थे। कल हमने अ, अ, अजय 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 जी, हाँ अजय रतन जी का भी किया था। आज हम सोच रहे हैं कि जो सेब के किसान हैं जो मुख्य अतिथि रूप में आए थे हिमाचल से, उनका भी उनसे भी बात करें। मेरा कहना यह है कि मुझे लगता है कि किसान जो हमें क्या क्या करना चाहिए, जो पंडित जी ने बहुत डिटेल में बताया, लेकिन
क्योंकि लगभग टेक्निक्स लगभग लोग एक ही चीज कर रहे हैं। तो मुख्य चीज जो हमें उस किसान में लगता है कि भाई ये किसान कुछ अलग से प्रिपरेशन बना रहा है कंट्रोल करने के लिए। और जो मुख्य चीज जो है कि वो किस तरह से अपने यहाँ पे फर्टिलाइजेशन लैंड कर रहा है, और दूसरा किस तरह से अपना क्रॉप प्रोटेक्शन कर रहा है, मतलब बीमारी और उसको कैसे कंट्रोल कर रहा है, और उसका शेड्यूलिंग क्या है, मतलब वो किस तरह से कब कितने दिन में। तो ज्यादातर जितने भी किसानों की मैंने बात की, सभी लोगों का ये लगभग लगभग सबका ये है कि इनका एक शेड्यूल है कि चाहे बीमारी आए ना आए, ये 15-20 दिन में स्प्रे जरूर करते हैं, जीवामृत का करते हैं या वेस्ट डिकम्पोजर का करते हैं, जो भी करते हैं इन्हें एक रेगुलर और पानी के थ्रू भी दे रहे हैं और रेगुलर इसको तभी इनको अच्छा उत्पादन आ रहा है। और मैंने ये भी देखा है जो थोड़ा सा इसमें सही नहीं कर पाते तो उनका उत्पादन कम हो। तो जैविक में जो निष्कर्ष निकला है कि अगर आपको बीमारियों से बचना है तो आपको एक शेड्यूल्ड स्प्रे होना है, बिल्कुल 15-20 दिन में। या आप एक बना लो कि, या आपको इतनी जानकारी हो कि कब कीड़ा आने वाला है, कई किसान काफी जानकार हैं तो उससे पहले स्प्रे कर देते हैं। और इसका भी ध्यान रखते हैं, पूर्णिमा अमावस्या इस तरह के भी किसान ध्यान रखते हैं। तो ये मेनली शेड्यूल्ड स्प्रे होना चाहिए, चाहे कीड़ा आए या ना आए। शेड्यूल्ड मतलब आपको करना ही करना है। तो तभी जैविक में हम कीट पतंगों से जो बीमारियों से बच सकते हैं। और दूसरा जो उसको हम लैंड फर्टिलाइजेशन के लिए उत्पादन के लिए जो खाद दे रहे हैं वो भी रेगुलर मिलनी चाहिए, वो भी हर पानी के साथ। या स्प्रे कर रहे हैं तो जो बहुत अच्छा उत्पादन ले रहे हैं तो वो तो 4-5 स्प्रे कर देते हैं, और 4-5-6 दफे एक क्रॉप में जब भी पानी लगाते हैं उसके साथ जीवामृत भी देते हैं, या कुछ और प्रिपरेशन, कोई फर्मेंटेड स्लरी दे रहा है कोई, तो और इसके साथ स्प्रे भी करते हैं। मुझे सागर रावले जी को भी हमें बुलाना चाहिए फिर से। उनका जो पैटर्न है स्प्रे का और खाद देने का वो बहुत ही अच्छा मुझे लगा। और वो बहुत अच्छा उत्पादन उससे ले रहे हैं। और ज्यादातर मुझे ऐसा 1-2 किसानों को छोड़ के जहाँ सभी सभी किसानों ने ये बताया कि भाई हमारा उत्पादन जो मेरे बगल में केमिकल कर रहा है उससे ज्यादा है पर एकड़ उत्पादन, और दूसरा आ, खर्चा तो उससे बहुत कम है। तो ये काफी सक्सेसफुल स्टोरी मैं कहूँगा कि है। और आगे भी किसानों को आ, और किसान जो इस तरह इस दिशा में काम करेंगे कर रहे हैं उनका भी हम करेंगे। धन्यवाद। और आप लोग जो बताएंगे, जैसे शरद जी का मैं चाह रहा था, शरद जी कई दफे आते हैं, बहुत अच्छे किसान हैं, इनका भी करना है, रघुवंशी जी का करना है, तो इनको आ, आ, इस पैटर्न पे या तो वहाँ पे जो हैं वो लोग करें तो ज्यादा बढ़िया है। और हम भी इनका करना चाहिए क्योंकि ये भी एक सफल वहाँ पे सफल किसान है, और इनका एक डिटेल जो है थोड़ा केस स्टडी भी होना बहुत जरूरी है। जी धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय रघुवीर रावत जी। आप जैसा कि आदरणीय विनोद भट्ट जी ने किसान की स्टोरी के बारे में विशेष पैराग्राफ सारी जानकारी दी। आपने भी जितने हमने सक्सेस किसान की स्टोरी बनाई है उसके बारे में आप विस्तृत जानकारी दी। आपके साथ दिनेश जी सेमवाल जी भी इस स्टोरी बनाने के उसमें लगे रहे। मैं चाहूंगा कि उनका भी अनुभव हम सदन को सुनाने का कष्ट करें। आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी। जी आदरणीय धन्यवाद। सभी आदरणीय सदस्यों को नमन। जैसे कि आदरणीय डॉक्टर भट्ट सर ने बताया है और रावत सर जी ने बताया है, इससे अधिक तो मुझे नहीं जुड़ना है। हाँ, ये रहा कि मुझे जैसे जहाँ से हमने शुरू की, जिन भी किसानों से बात करी, तो ये लगा कि वो हम फोन पे बात नहीं कर रहे हैं, या हम बहुत समय या हमने कभी एक दूसरे को देखा नहीं है। ये बहुत ही सौहार्दपूर्ण बात रही। जैसे कि हमने पहले ही जो स्टोरी की थी, और जो दीदी हैं सविता JL ने कानापुर से हैं, तो जब इनसे बात करने की बात हुई, बात किया तो बहुत ही
मधुर भाव से उन्होंने हमारी बात को स्वीकारा। और उस दौरान तो 2 बार आदरणीय पवन सर भी उस कथा में जुड़े, इस पटक कथा में, जो कि सक्सेस स्टोरी थी। और उन्होंने अपने खेत में लाइव प्रोग्राम कराया। और फिर असल में फिर ये देखने में आया कि हम जब जो विस्तार से लोगों से बात कर रहे हैं तो उसके फायदे भी हैं। हम शॉर्ट स्टोरी क्यों बना रहे हैं? हम शॉर्ट स्टोरी इसलिए बना रहे हैं कि समय कम लगे और इसको हर कोई भी इसे लिख सके। और दूसरा ये फॉर जैसे ICAR है या दूसरे संस्थान है हमारे, उनका फॉर्मेट है शॉर्ट में, ताकि एक डॉक्यूमेंट ये दिखाने के लिए कि हाँ, हमने ये इस किसान से संपर्क किया और इसकी सक्सेस पाया है। लेकिन मुझे जो अपना अनुभव लगता है और जो समझ में आता है, तो हम चाहें तो अगर समय हो तो किसान से डिटेल से भी बात कर सकते हैं। उससे होता ये है कि हम एक जो मतलब फॉर्मेलिटीज के लिए या फिर कलेक्शन के लिए ही बात नहीं करते, हम उन किसानों के परिवारों से जुड़ जाते हैं। जैसे अगर सेवता येलने जी की बात करें तो इनसे बहुत बात हुई और अभी भी बात होती है। अभी मैं लास्ट में जब बात करी तो उन्होंने फोन उठाया और कहा कि ऐसे ऐसे है, मेरी खेत की स्थिति इस तरह से है। तो बड़ा अच्छा लगा है कि एक तो हम किसान जो हम मुख्य अतिथि आ रहे हैं, योगाहार परिवार के सदस्य बन रहे हैं, उसके बाद अगर हम उनसे संपर्क कर रहे हैं सक्सेस स्टोरी के लिए, उनकी खेती पाती को देखने के लिए, तो हम भी ऐसे लगता है कि सूक्ष्म रूप से उन्हीं के परिवार के सदस्य हैं और उन्हीं के खेत के किसान हैं, तो उन्हीं के साथ कार्य कर रहे हैं। और जब उनसे बात होती है तो मुझे लगता है कि डिटेलिंग तो चाहिए, क्योंकि उसी से हम थोड़ा निकाल सकते हैं और जो थोड़ा निकलेगा वो बहुत ही अमृत निकलेगा। तो ये मुझे कहना था। और कुछ संस्मरण इस तरह से हैं कि जैसे सविता जी ने कहा था कि शुरुआत में जब उन्होंने खेती करना शुरू किया, जो जैविक खेती शुरू की और उसके बाद अपनी दुकान पास में ही खेत के पास में ही रोड पे लगाई, तो लोग हंस रहे थे कि इस महिला का क्या हो गया, एक ऐसे पास में दुकान लगा रही है। वहां पे कोई 1-2 आता था 2008 में और 2012 में। और तब से लेकर के अब प्रत्येक जो उस रोड पे जो आने जाने वाले लोग हैं वो रुकते हैं और अपने लिए सब्जी लेकर के जाते हैं। और अब इनका शेड्यूल इतना बिजी हो गया है कि इनसे जब बात हमने करी थी तो उन्होंने कहा कि भैया जो है 2 बजे से और 6 बजे तक मैं व्यस्त रहती हूँ, क्योंकि मुझे देखना होता है दुकान। और परिवार का पूरा सदस्य जो सहयोग उनको मिलता है। और जैसे रावत जी ने कहा कि उनकी जो बेटा बेटी हैं वो सक्सेस बड़ी सफलतापूर्वक उन्होंने अपनी जो शिक्षा ग्रहण की है। उसी तरह से पटेल जी की बात कहें तो पटेल जी कहते हैं कि एक बार बात आई थी कि जो केला था वो सही दामों पे उनका नहीं जा रहा था, और जो रासायनिक रूप से जो ट्रीटेड जो केला था वो उसी की वैल्यू में जैविक केला भी बिक रहा था। तो उन्होंने सोचा कि इनको मैं अपने जो गौवंश है उसको खिला दूं। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको तो बड़ा लॉस हुआ होगा, नुकसान हुआ होगा। बोले नहीं नहीं, ये गाय हैं तो मेरी खेती है। इनके बारे में जब अन्य लोगों से मैंने जो मध्य प्रदेश में मेरे जानने वाले थे उनसे भी जब चर्चा करी, और जो दूसरे जो हमारे मुख्य अतिथि आए उनसे चर्चा करी, तो सबने कहा कि ये तो मनमौजी किसान है, अद्भुत किसान है और पागल किसान है, लेकिन इसकी सफलता दूर से बोलती है। इसी तरह से जो दूसरे किसान हैं, मान सिंह गुर्जर जी हैं या फिर अवरूप सिंह राजपूत जी हैं, तो हमने देखा है कि जब योगाहार के माध्यम से जो भी बातें इनसे हुई हैं, तो अब हम अ, अगर इनका उदाहरण दूसरे से पूछते हैं, आसपास के जिलों के, जनपद के, गांव के लोगों से पूछते हैं, तो दूर-दूर तक लोग इन सभी का अनुसरण कर रहे हैं। अंत में जैसे लास्ट की बात करें, जो कल की हमने बात की थी अजय रतन जी से, हिमाचल प्रदेश से हैं, तो डॉक्टर रावत जी, डॉक्टर भट्ट जी साथ में थे। उन्होंने एक भट्ट सर ने या रावत सर ने पूछा था कि आपको कितने लोग फॉलो कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि कोई 200 लोग। ये 200 लोग और इतनी हर्ष के साथ कहना वास्तव में बहुत बड़ी सफलता है। और अगर हम इस तरह की सक्सेस स्टोरी कवर कर रहे हैं
तो ये भारत की सफलता है। भारत में जैविक खेती, प्राकृतिक खेती और अन्नदाता की सफलता है, हम सबकी सफलता है और ये अच्छे दिनों के ही संकेत हैं। मुझे इतना ही कहना है। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी। आदरणीय राव धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी। मैं फाइनल कमेंट लेने के जी जी हाँ हाँ, मनोज पटेल जी के संदर्भ में थोड़ा क्योंकि इन्होंने 1 एकड़ में गन्ना लगाया है और ये उत्पादन के लिए नहीं लगाया है, ये केवल जीवामृत बनाने के लिए जो रस की जरूरत पड़ेगी उसके लिए लगाया है। और जो बगीचा है इनका लगभग सारे फलदार वृक्ष है, लेकिन ये कहते हैं मैं फल नहीं बेचता हूँ। और इनकी जो जमीन है वहाँ से होके वो नर्मदा यात्रा गुजरती है, तो इनके यहाँ पे लोग बैठते हैं, तो उनको जो है फ्री में फल खिलाना, खाना खिलाना, एक इनका भंडारा भी चलता है जब नर्मदा यात्रा चलती है और उनको गन्ने का जूस पिलाना। तो इस तरह का भी कार्य किसान कर रहे हैं और इनका सिर्फ मार्केटिंग के बारे में थोड़ा-सा इनका बहुत अच्छे दाम पे बेचते हैं, दुगने से ज़्यादा। लेकिन इनका कहना ये था कि जो पैसा ब्लॉक हो जाता है क्योंकि मंडी में जाओ, अपनी फसल सीधे ले जाओ, तुरंत भेजो और पैसा मिल जाता है। लेकिन जो जैविक में है ये धीरे-धीरे बिकता है, तो थोड़ा आज बिका थोड़ा और इसमें पैसा जो है लंबे थोड़ा-थोड़ा आता है तो इसलिए पता नहीं चलता है, खर्च भी होता रहता है। तो ये थोड़ा-सा अभी मार्केटिंग का जो मतलब एकदम बल्क में मार्केटिंग अ, नहीं हो पा रही है जो जैविक किसानों की, कि भई एक अगर 20 कुंटल तोर हुई है, 30 कुंटल तो एक साथ बिक जाए, अच्छे दाम पे बिक जाए, तो इस तरह की भी एक निकल के आया है कि मार्केटिंग जो है धीरे-धीरे होती है और इसको थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। एक अपना अलग दायरा बनाना पड़ता है। अपनी जिन किसान जो रेप्यूटेड किसान हैं, उनका तो बिक रहा है लेकिन जो नए-नए आते हैं फिर उनको अ थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है और उनका एकदम नहीं बिकता है, तो ये थोड़ा-सा उस दाम पे। लेकिन सागर रावले जैसे किसान भी हैं, जो कहते हैं कोई बात नहीं, म मंडी में भी बेचेंगे तो मुझे तो तब भी फ़ायदा है। उनका कहना ये था कि मैं तो 2 लाख रुपए शुरू में बचा लेता हूँ, जो मेरा खेती में खर्च होता था, फर्टिलाइज़र्स पे, पेस्टिसाइड्स पे, ये सब जो मैं खर्चा करता था, ये तो मेरा पहले ही बच जाता है और अगर मेरा अ अ, सामान्य दामों पे भी बिकता है तो मुझे तो बहुत अच्छा प्रॉफ़िट होता है और ये इस तरह का अगर एटीट्यूड भी अगर लेके चले तो अ, मुझे लगता है जैविक खेती में अ, ये भ्रांति कि नहीं हमारा माल नहीं बिक रहा है क्योंकि बहुत अच्छे दाम नहीं मिल रहे हैं जैसे जैविक उत्पादों के लिए मिलते हैं। तो अ, ये ना भी हो तो तब भी किसान को इस दृष्टि से मतलब खेती करना चाहिए कि ये एक कृषि पद्धति है, जिसमें बहुत अच्छा उत्पादन हो रहा है, खर्चा बिल्कुल कम है। हाँ, ये है कि मेहनत ज़रूर है। ये ऐसा नहीं है कि झोला लेके गए, आपने छिड़का और उसके बाद सीधे काटने गए, थोड़ा स्प्रे करवाया, उससे करवाया। जो किसान छोटी जोत के हैं, वो जैविक खेती को एक बहुत अच्छा इनकम का ज़रिया बना सकते हैं। और मुझे लगता है कि इसका भविष्य बहुत अच्छा है, अगर वो सही तरह से करें। जिस तरह से मैंने कहा कि जो अधिकतर किसान 90% किसान तो यही करते हैं कि रेगुलर वो फर्टिलाइज़ेशन भी करते हैं लैंड का, रेगुलर उसमें डालते रहते हैं, पानी के साथ, स्प्रे के साथ, इसके साथ ही रेगुलर वो पेस्ट कंट्रोल का भी उसी के साथ मिक्स करके डालते हैं, तभी अच्छा उत्पादन होगा, मेरा ये कहना है। जी, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय रावत जी। मुझे लगता है कि आज समय ये बहुत महत्वपूर्ण विषय आज चल रहा है। ये कल भी हमें कंटिन्यूस रखना पड़ेगा क्योंकि अभी हमारे पास डॉक्टर किशोर दुबे जी, कुलदीप उनियाल जी, रवि आदित्य जी, भुवनेश्वर राय जी आदि वैज्ञानिक भी हैं और किसान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं और क्योंकि किसान की जो स्टोरी के संबंध में आज विशेष चर्चा हो रही है, इसमें हम किसानों के भी कमेंट चाहेंगे, परंतु आज का समय लगभग 7:50 हो गए हैं और मैं फाइनल कमेंट के लिए आदरणीय जी ओम जी मेहरा जी बताइए। जी ओम। एक तो सर कल जो हमने सीमा लांघी उसके लिए क्षमा सदन से, और आज फिर कुछ निवेदन है
कि जिन किसानों की हम स्टोरी यहाँ पर कह रहे हैं, उन किसानों को भी यदि हम जोड़ लेते, उनके फ़ोन नंबर कहीं से प्राप्त करके, तो आज उनको बहुत अच्छा लगता। तो ये थोड़ा-सा प्रयास करें कि कल भी यदि हो सके तो उन लोगों से बात करें कि कल आपके संबंध में चर्चा हो रही है, तो हमारे ये 20 किसान जो है या 12 किसान जिनकी हम स्टोरी कर रहे हैं, ये तो कम से कम हमारे सदन में उपस्थित हों, तो वो अपने आप को भी गौरवान्वित महसूस करेंगे और हमारे जो दूसरे साथी हैं, उनके साथ जुड़ने वाले 1-1, 2-2 लोग हैं, तो एक संख्या भी बढ़ेगी। ये मेरा निवेदन है। धन्यवाद मेहरा जी, आपका सुझाव। मैं आप अनम्यूट हो गए सर, नहीं, म्यूट हो गए, अनम्यूट। आदरणीय पवन कुमार जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए और आज की इस चर्चा में अपना दिशा देने का कष्ट करें। नमस्कार। आज की चर्चा बहुत अच्छी रही और जो कार्य पिछले कई दिनों से कर रहे थे, उसका जो हमारे किसान 12 किसान साथियों के जो अनुभव शेयर किए हैं, बहुत अच्छे रहे हैं। मुझे भी उनमें से कुछ किसानों के साथ एक श्रोता के रूप में सुनने का अवसर मिला। जैसे पहली बार सविता जी के साथ जब हुआ तो उसको लाइव हमने देखा कि वो क्या कर रही है, और इसी प्रकार से एक दिन तो जब हमारी रात को 9 बजे से बातचीत हुई थी और 11 बजे भी जब बज गए तो हमने कहा चर्चा बंद करते हैं, तो हमारे उन किसान ने कहा नहीं नहीं, हमारे तो ये बहुत जरूरी बात बतानी है, अभी इसको छोड़ना नहीं है। मतलब वो 11 बजे भी उनके अंदर इतना उत्साह था कि वो अपनी बात बताने के लिए उत्सुक थे। और यह जो बात है, यह जो चर्चा है, जैसा कि दिनेश ने जी ने कहा कि हम किसान के साथ, मेरा ये मानना है कि हम विस्तार पूर्वक बातचीत करें, लेकिन उसको लिखने का जो कार्य है उसको संक्षेप में करें। उस कहानी से प्रेरित होकर के अगर कोई साथी उस किसान के साथ बातचीत करना चाहे, तो जरूर हम प्रोत्साहित करेंगे कि वह भी विस्तार पूर्वक उनके साथ बातचीत करें। तो ऐसे इस पद्धति से अगर हम काम करते हैं, तो हमें एक तो जो श्रोता, जो पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, जो कहानी को पढ़ेंगे, वो संक्षेप में जो करने वाला होगा, वो संक्षेप में पढ़ के भी विस्तार पूर्वक बातचीत कर लेगा। और जो नहीं करने वाला होगा, चाहे कहानी हमारी लंबी हो, लेकिन हो सकता है वो उसके बाद भी कुछ कदम नहीं उठाए। तो जो केस स्टडी हमारी संक्षेप में बने, ऐसा मेरा मानना है, वो तो केवल एक प्रेरणा देने के लिए है। और उसके ऊपर कार्य करने वाला व्यक्ति जो भी, चाहे विस्तार में बातचीत करे, चाहे संक्षेप में करे, चाहे नहीं करे, उस फल की हमें कामना नहीं करनी है। हमने प्रयास ये करना है कि इस छोटा लिख करके, कम लिख करके, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस माध्यम से जोड़ सकें और उनके बारे में बता सकें, और ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। जो बात रमेश चंद जी ने कही है, वो मेरे मन की भी बात थी कि आज जो बातचीत हमारी हो रही थी, उसमें सभी के बारे में बातचीत है, तो ऐसे जब व्यक्ति जिनके बारे में लिखा गया है, उनको भी अगर हम बुलाएं आने वाले समय में, जब भी बुलाते हैं समय निकाल करके, तो उनके बारे में बताया जाए, और हो सकता है उनको भी कुछ नए, वो अपने बारे में कुछ और नई चीजें भी हमारे सामने प्रस्तुत कर सकें, जो कि हम कैप्चर नहीं कर पाए हैं, या कुछ नई चीज उन्होंने और की है। तो ऐसा भी, इसका भी मैं समर्थन करता हूँ। जैसा कि एक और चीज बड़ी महत्वपूर्ण थी कि जिस प्रकार से हम योग में नियमित रूप से कुछ आसनों की हमारी एक सीक्वेंस होती है, एक तरीका होता है, उसी प्रकार से जैविक खेती में भी जो किसान हैं, वो एक नियमबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से, एक डिसिप्लिन के साथ अपनी खेती कर रहे हैं। तो योग और कृषि दोनों में, और किसी भी चीज में कोई भी काम करते हैं, हर एक चीज में डिसिप्लिन की जरूरत होती है। उसकी एक चरणबद्ध तरीका होता है उसको काम करने का, और अगर वो चरणबद्ध तरीके से नहीं करते हैं, तो कई बार हमें उतने परिणाम नहीं मिल पाते हैं। तो यह भी, कृषि में भी यही चीज लागू होती है, जैविक कृषि में विशेष रूप से, कि हमने एक सिस्टमैटिक तरीके से, एक चरणबद्ध तरीके से, पूरे डिसिप्लिन के साथ आपने जो दो चीजें महत्वपूर्ण बताई हैं,
कि एक तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, मतलब कि पोषण का हम प्रबंधन कैसे कर रहे हैं, और दूसरा कीट पतंग बीमारी इनका प्रबंधन किस प्रकार से कर रहे हैं। मेरा अनुरोध होगा डॉक्टर भट्ट से कि जो हम 1 पेज की जो हम केस स्टडी की बात कर रहे हैं, उसके जो सब चैप्टर्स भी अगर आप सब हेडिंग्स लिख करके अगर इसको आप दे दें और उसको उसके आधार पर प्रारूप अगर बना देते हैं अंग्रेजी में और हिंदी में, तो हमारे बहुत सारे साथी अपने-अपने राज्यों में इस तरह से केस स्टडी लिख करके, संवाद करके, बातचीत करके, और भी हमारे जितने भी साथी हैं, जो भी इसमें जुड़ना चाहें, हमारे जो किसान साथी हैं, वो भी चाहें तो वो भी अपने दूसरे किसानों के बारे में लिख सकते हैं इस प्रारूप के आधार पर, जिसको हम अंग्रेजी और हिंदी दोनों में बनाने का प्रयास करें। और उसके बाद हमारी जो टीम है उसकी एडिटिंग अगर कर लेती है, तो एक समरूपता आ जाएगी, एक यूनिफॉर्मिटी हमारे लेखन में आ सकती है। तो ऐसा मेरा सुझाव है कि ऐसा भी अगर हम करते हैं, तो इस काम को करके हम इस तरह की केस स्टडी को एक बेहतरीन रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। और यह कार्य क्योंकि किसानों के बारे में है, और हम ऐसे किसानों को भी ढूंढें, किसानों के परिवार में ऐसे व्यक्ति को ढूंढें जिनको लिखना अच्छा लगता है, जो अच्छा लिखना चाहते हैं, जो इस तरफ दूसरों के बारे में कुछ बातें उनसे वार्तालाप करते हुए, तो इसको हम एक स्वैच्छिक लेखन आंदोलन के रूप में ले सकते हैं कि हम स्वेच्छा से लिख रहे हैं, हम दूसरों के बारे में लिख रहे हैं। इस बहाने में हम उनके प्रति संवेदनशील हो रहे हैं। इस बहाने हम उनसे भी कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है, यह कार्य हम सब मिलकर के जो भी इसमें इच्छा रखते हैं, क्योंकि स्वेच्छा से ये कार्यक्रम है, ये स्वेच्छा से इस तरह से जो भी व्यक्ति अपने घर में स्वयं या अपने परिवार में कोई व्यक्ति, कोई छात्र भी अगर लिखना चाहे, तो उनको भी हम प्रेरित करें, उनको भी हम इस तरह से इस कार्य के साथ जोड़ने का प्रयास करें। तो बहुत सारे हमारे लोगों के बारे में हम कुछ अच्छा, उनकी अच्छाइयों को, उनके अच्छी चीज़ों को हम सामने ला सकते हैं, और इन सब से हम सब लोग प्रेरित हो सकते हैं। और जैसा कि ये सुझाव आया था, और मुझे भी लगता है कि जब भी ऐसा अवसर मिले, इन सब लोगों के बारे में जिनके बारे में लिखा गया है, जिन्होंने कुछ अच्छा काम किया है, उनकी कहानी को उनके ही सामने अगर सुनाने का एक दिवस भी हम रख लेते हैं, जो भी रहता है, तो उससे हम सब लोग एक दूसरे के साथ और और ज़्यादा जुड़ पाएंगे, और एक दूसरे को बेहतर रूप से समझने का हम प्रयास कर सकते हैं। ऐसे कार्य हम आने वाले दिनों पर अगर हम करते हैं, तो इससे हम इस योगाहार कार्यक्रम और इस मंच की जो जो उसका जो महत्व है, या जो उसके द्वारा किए जाने वाला उसका जो प्रभाव है, उससे ज़्यादा लोगों को हम प्रभावित कर सकते हैं। और ऐसा करके हम अपना जो हम कार्य कर रहे हैं, इसको और ज़्यादा बेहतर रूप से समाज के सामने रख सकते हैं। तो सबको साथ लेते हुए, सबके साथ काम करते हुए, जो भी अच्छी चीज़ें हैं, उसको हम एक दूसरे उसके साथ आदान-प्रदान करें, एक दूसरे के साथ जोड़ने का, एक दूसरे से सीखने का और सिखाने की जो प्रक्रिया है, इस पर हमारी भूमिका और ज़्यादा सार्थक हो सकती है, ऐसा मुझे मानना है। तो इतना ही मुझे आज कहना है, और आज का समय भी अब काफ़ी हो गया है। इस तरह की चर्चाएँ को हमें आगे वाले समय पर भी करते रहना चाहिए, और इस तरह से लोगों को जुड़ते हुए हम आगे चलने का प्रयास करें। हाँ, इसके साथ मैंने एक और चीज़ मुझे कहनी है, वो ये है कि हमारे जो किसानों की बात तो हम ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें अपने उपभोक्ता, जो कि हमारे किसान से सामान स्वयं ले रहे हैं, उनको भी अगर हम चिन्हित करने का प्रयास करते हैं, और उनके उनके अनुभव को भी इस योगाहार कार्यक्रम के माध्यम से हम उनको भी बुलाने का प्रयास करते हैं, और यह काम हमारे जो किसान हैं, उनको मालूम है कि हमारे कौन से ऐसे उपभोक्ता हैं जो नियमित रूप से हमसे सामान लेते हैं। तो ऐसे उपभोक्ताओं को भी चिन्हित करके उनकी भी बात सुनने का अगर हम प्रयास करते हैं, तो वो भी अपने आप में एक बहुत अच्छा कार्य रहेगा। मेरे पास अभी
दिल्ली के एनसीआर क्षेत्र के कुछ उपभोक्ताओं के वीडियो आए थे और उनको मैंने देखा। महिलाएं हैं, गृहिणी हैं और अच्छे घरों के रहने वाली, मतलब उनकी सोसाइटी काफी हाई क्लास सोसाइटी है। उनको उन्होंने जब हमारे जैविक किसानों के उत्पाद लिए हैं और उनके साथ उन्होंने अपने अनुभव शेयर किए हैं, वो भी अपने आप में एक बहुत अच्छा हमें मिलता है कि जो हमारे किसान हैं वो प्रगति कर रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। और वो सीधे जब उपभोक्ता के साथ मिल रहे हैं तो उपभोक्ता के जो विचार उनको मिल रहे हैं या उपभोक्ता के जो की जो अनुभव उनको मिल रहे हैं, उससे भी बहुत ज्यादा प्रेरणा मिल रही है। और इस तरह से ये जो उपभोक्ता है, ये जो महिलाएं हैं, ये जब अपने बाकी महिलाओं के साथ इस तरह की जब चर्चा कर रही होंगी तो निश्चित रूप से हमारे जो किसान हैं उनकी मार्केट स्वतः ही बढ़ रही होगी। तो ऐसा भी प्रयास हमारे कुछ किसानों ने किया है और उसका उनको बहुत सफल परिणाम भी मिले हैं और उससे उनको बहुत फायदा भी हुआ है, क्योंकि उनको ये अच्छे रेट पर दाम मिल पाए हैं। उपभोक्ता भी खुश है, किसान भी खुश है। और इस श्रृंखला में जब सभी लोग खुश रहें तो जो भोजन हम लेंगे तो उसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले हमारी मुख्य अतिथि जो बहन थी, उन्होंने बताया था कि जब भी हम भोजन करते हैं तो उस भोजन की श्रृंखला में जितने भी लोग जुड़े हैं, अगर सब के सब उनके उसमें किसी भी प्रकार की कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ हुआ जिसमें किसी को दुख पहुंचे, किसी का शोषण हो, तो उससे हम जो भोजन मिलता है, भोजन जो हम ग्रहण करते हैं, उसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे हम उपभोक्ताओं को भी चिन्हित करने का अगर प्रयास करते हैं, जो कि हमारे जैविक किसानों से सीधे सीधे उन्होंने भोजन लिया है और उसका उपयोग किया है और उसके गुण के बारे में उन्होंने अनुभव किया, उसकी स्मेल कैसी है, उसकी सुगंध कैसी है, उसका टेस्ट कैसा है, उसकी उसमें अन्य क्या गुण उनको नजर आ रहे हैं, तो ये सब चीजें भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन विषयों पर भी हमें आने वाले दिनों पर बातचीत करनी चाहिए। मुझे आज इतना ही कहना है। सभी को धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय पवन सर जी। आपने जी यार जी, स्वागत है सर। सभी को प्रणाम। अभी कुछ दिनों पहले हमें बुंदेलखंड से, झांसी से ऑफिसर ने बताया कि कोई धर्मेंद्र नामदेव व्यक्ति हैं, नाम के व्यक्ति हैं, जो सरकारी सेवा में भी हैं। उनकी अपनी भूमि नहीं है और वो किराए की भूमि लेते हैं। 10 रुपए लीटर देशी गायों का गोमूत्र लेते हैं और वो खेती करते हैं। और उनसे उस पद्धति से जो अन्न पैदा करते हैं वो बहुत उच्च कोटि का है। हमने उनसे नंबर मांगा और संपर्क किया। उनको हमने उनके द्वारा बताए गए मूल्य के द्वारा पैसे भी भेज दिए और उन्होंने हमें ज़रूरत से ज़्यादा सामान भेज दिया। हमने उसका उपयोग किया और वाकई में वो बहुत उत्तम कोटि का था। तो फिर हमने उनको उससे ज़्यादा पैसे भेजे। हमने कहा ये तो अच्छी बात है। और उनका दावा ये था कि और कुछ नहीं डालते हैं, कीट पतंगों का कोई असर नहीं होता है। एक निश्चित मात्रा में वो गोमूत्र जो है, देसी गायों का गोमूत्र, जल में मिलाकर के सिंचाई करते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं वो। और प्रतिकूल मौसम का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पाला भी जो है असर नहीं करता है, ऐसा उनका दावा है। चिरगांव में कहीं रहते हैं, फ़ोन पे बात होती है, अच्छे आदमी हैं। मुझे लग रहा है कि इस तरह के प्रयोग अगर किसान करते हैं, जो भी चीज़ें उन्होंने भेजी घर में, उन्होंने हमें जैसे तेल भेजा था, वाकई में वो शुद्धता बहुत अच्छी दिखाई दे रही थी कि उच्च कोटि का है। और भी कुछ अन्न थे जो उन्होंने भेजे थे हमें। तो इस तरह के कार्यों को अगर हम अपने इस कार्य में सम्मिलित कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विजय साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिया है। चिरगांव में थोड़ा उनका नंबर मुझे उपलब्ध करा दिया जाए, चूंकि तो मैं उनसे संपर्क करके और निश्चित ही सेवा कार्यक्रम में जोड़ूंगा और उनका सुझाव लूंगा और स्टोरी में भी उनको जोड़ूंगा। शायद उनका अगर नंबर उपलब्ध हो तो देने का कष्ट करें।
अभी आपको भेज देंगे। जी बहुत सुंदर। यही और स्टोरी, कहानी, फिल्म जहाँ जीवन में व्यक्ति के प्रभाव डालती हैं, यह बात सत्य है। अगर वो व्यक्ति किस समर्थ है तो अपनी सामर्थ्यता अनुसार उस दिशा में बढ़ जाता है, जिसका प्रभाव परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज जी, परम सिद्ध आचार्य बालकृष्ण जी इसका जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को और महान पुरुष जो शहीद हुए हैं देश की खातिर, इनको सबको देखा, जाना, परखा और वो आगे बढ़ गए। तो एक किसान का बेटा जब विश्व गुरु बन सकते हैं, परम सिद्ध आचार्य बालकृष्ण जी महाराज जी जब इस युग के धनमंत्री बन सकते हैं, तो हमारे किसान भाई और हम देशवासी स्टोरी और कहानी सुन करके महान पुरुषों की, सफल किसानों की, तो हम एक सफल किसान बन सकते हैं। इस आशा और विश्वास के साथ हम इस कार्यक्रम को सदन की अनुमति लेते हुए कल और जारी रखेंगे, क्योंकि हम सबको इससे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। आज हम सभी को नहीं सुन पाए, इसके लिए चूंकि समय की एक मर्यादा होती है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और सबका आभार ज्ञापित कर कल इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी सादर आमंत्रित है। ओम ओम जी जी। आज सदन में उपस्थित आदरणीय पवन कुमार जी, आदरणीय सेनेवाल जी, विनोद भट्ट जी और आप लोगों ने आज जो कहानियां बताई, जो अनुभव बताए, वो हमारे सदन को बहुत उपयोगी रहे। और आज सदन में उपस्थित सभी महानुभावों का मैं हृदय से नमन करता हूं। कल मेरे से कुछ ज़्यादा ही बात हो गई थी, तो उसके लिए पुनः फिर क्षमा। और आज उपस्थित राजश्री जी कुशवाहा, आदरणीय भगवान दास जी कुशवाहा, बंटी ठाकुर जी, भुवनेश्वर राय जी, बने सिंह जी, ब्रज गोपाल सिंह जी, दिनेश सेनेवाल जी, डॉक्टर किशोर दुबे जी, इंजीनियर टोलीचंद जी, कुलदीप पुनियाल जी, नीलकंठ सावले जी, ओमकार नाथ जी, पंडित वारंगे जी, पतंजलि फार्मर, प्रदीप राज जी वर्मा, पुण्यकाम समर्थ जी, रघुवीर रावत जी, रवि आदित्य जी, श्री सर ये समझ नहीं आ रहा है, शरद वर्मा जी, SPNF फार्मर अजय जी, ठाकुर दास जी, उमा शंकर जी, विनोद भट्ट जी और योगाहार ARC जी। आज की हमारी योग कक्षा भी बहुत अच्छी रही और उनको भी सादर नमन। तो इस तरह से सभी का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और जो बात हमने कही, तो कल हम प्रयास करेंगे कि जितने भी हमारे लोग हैं उन्हें हम फिर से जोड़ें, जो हमारे जिनकी हमने कहानी बताई है उनको कल 60 में पुनः कहें, फिर उनके साथ जोड़ के कहें, ऐसा मेरा निवेदन है। ओम, सभी का आभार, हृदय से नमन। ओम जी। धन्यवाद आदरणीय हमारे और कराया उनका सबका साधुवाद, धन्यवाद। और जो प्रस्ताव रहा है आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी का, आदरणीय श्री पवन कुमार जी ने जो कहा है, मैं चाहूंगा कि उनके लिए उन किसानों को बगल वाला किसान या दूसरा किसान बताए कि आज आपकी स्टोरी योगहार कार्यक्रम में पढ़ी गई, बताया गया, आपके बारे में बोला गया, तब उनको प्रेरणा मिलेगी कि हमें योगहार कार्यक्रम में निश्चित रोज जुड़ना चाहिए। ऐसा हमारा व्यक्तिगत मानना है, क्योंकि जब कोई मैंने मीडिया से जाना है, मीडिया वाले जब उनकी कोई किसी की स्टोरी बताते हैं तो अगल बगल वाले जब उनकी बात करते हैं तो उनको प्रेरणा होती है, क्योंकि नहीं तो एक दिन जुड़ने से किसान का और अपनी स्टोरी सुनने से और इसके बाद फिर दूर हो जाने से
मैं जानता हूं कि इस योगाहार कार्यक्रम महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इसमें लगातार व्यक्ति जुड़े और वो जुड़ेंगे। उनको एक आज जानकारी मिलेगी कि आपके बारे में योगाहार कार्यक्रम में लगभग लंबी चर्चा हुई, आपकी सफलता की कहानी बताई गई, तो उनको लगेगा कि हमको इस कार्यक्रम में जुड़ना है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसमें सभी किसानों को जुड़ना चाहिए, सभी को लिंक भेजी जाती है। सभी अब कोई मजबूर होते हैं, कोई किसानी में व्यस्त होते हैं, वो अलग बात है, परंतु उनको कल सूचना दी जाएगी, सभी को दी जाएगी और बगल में उनको बताना भी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। इसी प्रकार से सब लोग जोड़ें और हम जुड़ें और इस कार्यक्रम को सफलता की ओर आगे बढ़ाते रहें। सबको साधुवाद। जी धन्यवाद आदरणीय, प्रणाम। फिर मिलते हैं कल। जी धन्यवाद। ओम। प्रणाम। ओम।